बच्चों, जैसा कि मैंने उस दिन तुम लोगों को एक नए चैप्टर के बारे में बताई थी, चौथा अध्याय, जिस अध्याय का नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। लेकिन अब वो अध्याय हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस बार नए सिलेबस में कोरोना काल में इस चैप्टर को निकाल दिया गया है। और अब किस पर चले जाएंगे? पांचवा अध्याय, मैंने चौथा अध्याय नहीं पढ़ेंगे जिसका नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब पांचवें अध्याय का जो नाम है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतंत्री एवं उनके उल्टाव, श्रीलंका में जाति संघर्ष, दक्षिण एशिया में संघर्ष एवं शांति के प्रयास, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इस क्षेत्र पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव, ये सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब पूर्व के अध्याय में हमने शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवता का अंतर, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व आदि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़े। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नजर में महत्वपूर्ण हो उठा। स्पष्ट है कि भारत विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर गया। इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद कायम है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जाति संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। साथ ही एक बात और है, इस इलाके में बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करे तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है अथवा वह इनके मूल में। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू राजनीति की चर्चा की जाएगी। दक्षिण एवं नेपाल में लोकतंत्रीकरण एवं उनके उल्टाव, श्रीलंका में जाति संघर्ष, दक्षिण एशिया में संघर्ष एवं शांति के प्रयास, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध तथा दक्षिण एशिया पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव आदि विषयों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। अब क्या है दक्षिण एशिया? तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका शामिल है। कौन कौन से देश में इसमें शामिल है? तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका शामिल है। अफगानिस्तान तथा म्यांमार भी दक्षिण एशिया में सम्मिलित है। अब है परंतु इसको बाद में जोड़ा गया है। परंतु चीन को दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता है। अफगानिस्तान 2005 में सार्क का भी सदस्य बन गया है। दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को निम्न प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण एशिया के देशों को विज्ञान, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग करना चाहिए। अब है सार्क का दूसरा क्या कहते हैं सहयोग क्या है? एक पहला सहयोग ऊपर में बताइए, दूसरा है सार्क, यानी सार्क को और दूसरे नाम से दक्षेस भी बोलते हैं शॉर्ट में, को अधिक शक्तिशाली संगठन बनाना चाहिए जो दक्षिण एशिया के देशों की समस्याओं का हल निकाल सके। अब दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसे इंग्लिश में साप्टा की शर्तों को अधिक प्रभावी रूप से लागू करना है। अब है दक्षिण एशियाई देशों के सामने स्वतंत्रता के बाद समान समस्या उभर कर सामने आई। अब दक्षिण एशियाई देश लंबे समय तक उपनिवेशवाद का क्या रहा था? शिकार हो चुके थे। स्वतंत्रता के बाद शीत युद्ध की आग में इन्हें झोंक दिया गया। अमेरिका और सोवियत रूस जैसे महाशक्तियों के हाथों की ये कठपुतली बनकर रह गए। दक्षिण एशिया के इन देशों को महाशक्तियों से आर्थिक मदद की आवश्यकता थी। दक्षिण एशियाई देशों को स्वतंत्रता के बाद एक समान समस्या का सामना करना पड़ रहा था।
अब है दक्षिण एशियाई देशों के सामने निम्न समस्या उभर कर सामने आई। पहला है दक्षिण एशियाई देशों के बीच सीमा विवाद सामने आया, चाहे वह भारत पाकिस्तान के बीच हो या नेपाल भारत के बीच हो या भारत बांग्लादेश के बीच हो। अब है दूसरा है नदी के जल बंटवारे के लिए भी सभी देशों के बीच विवाद बना हुआ है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, बांग्लादेश नेपाल के बीच नदियों के पानी के संबंध में भी विवाद निरंतर बना हुआ है। अब है नेपाल भूटान, अब है तीसरा है नेपाल भूटान, भारत श्रीलंका, बांग्लादेश म्यांमार के बीच जातीय मूल और जाति संघर्ष बना रहता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी देशों के विचार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सदैव बना हुआ है। दक्षिण एशियाई देशों में गरीबी, बीमारी, अभाव, पिछड़ापन, जनसंख्या की समस्या निरंतर बनी हुई है। छठवां, आतंकवाद की समस्या दक्षिण एशियाई देशों की मुख्य समस्या बन गई है। भारत पाकिस्तान जैसे देशों में निरंतर आतंकवादी गतिविधियां चलती रहती है। अब सातवां है दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई, जैसा कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में शासन परिवर्तन होता रहता है, कहीं सैनिक शासन हो तो कहीं राजतंत्र। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों के सामने अनेक समस्या बनी हुई है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या, श्रीलंका में तमिल उग्र अप्रवासियों की समस्या, हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, परमाणु राज्य स्पर्धा, नेपाल में राजनीतिक संकट, नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सदैव विपरीत विचारों का होना। इन समस्याओं को सहयोग, आपसी विश्वास से सुलझाना होगा। अब है दक्षिण एशिया के देशों के सामने चुनौतियां। दक्षिण एशिया के देशों के सामने निम्न चुनौतियां हैं, जैसे पहला, राजनीतिक स्थिरता। दक्षिण एशियाई के देशों में राजनीतिक स्थिरता का वातावरण बना हुआ है, कभी राजतंत्र तो कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन। अब दूसरा, परमाणु स्पर्धा। भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा निरंतर बनी हुई, जिससे इन दोनों के साथ साथ बाकी दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। तीसरा है गरीबी, अशिक्षा और विकास। दक्षिण एशिया के देशों में गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक विकास की मुख्य चुनौतियां हैं। अब दक्षिण एशिया के देशों में पाई जाने वाली शासन प्रणाली। दक्षिण एशियाई देशों में निम्न शासन प्रणालियां पाई जाती है। पहला, भारत और श्रीलंका में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली पाई जाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्री और सैनिक तानाशाही दोनों ही पाई जाती है। तीसरा, मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। चौथा, नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता था, परंतु वर्तमान में वहां लोकतंत्री शासन प्रणाली पाई जाती है। भूटान में राजतंत्रीय प्रणाली पाई जाती है। भूटान देश ने बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली को विकसित करना आरंभ किया है। छठवां है, अफगानिस्तान में अब अक्सर उग्र संगठन के दबाव वाली सरकार रही, अतः इसे लोकतंत्र व राजतंत्र नहीं कह सकते हैं। अब संक्षेप में, स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन सफल रहा। अब मैं यहीं तक बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है, आज तक यहीं तक।